Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of November 2022. 17 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। आपको पता है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आपको एक टॉपिक समझ में भी आ जाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर मॉनिटर्ड फॉर करेंसी मैनिपुलेशन बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बाय 10 और मोर परसेंटेज पॉइंट्स ओवर द लास्ट फिजिकल ईयर इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया एडेड टू द लिस्ट। ठीक है, तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी नन ऑफ दी अबव। देखो, क्योंकि पहला तो ये कि ये जो क्राइटेरिया है ये यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट निकालता है, ना कि आईएमएफ। तो दिस इज बाय द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, नॉट बाय द आईएमएफ। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसके जो क्राइटेरिया है वो ये है कि सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस होना चाहिए यूएस के साथ, एटलीस्ट $20 बिलियन का इन द लास्ट 12 मंथ्स। देन अ लार्ज करेंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी। थर्ड है परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन व्हेन नेट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी टोलिंग एट लीस्ट 2% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करें आपका जो सेंट्रल बैंक है जब करेंसी मैनिपुलेट करने के लिए, तो ये इसमें ऐसा 10% का क्राइटेरिया नहीं है, तो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ऑल 4 कंट्रीज फॉर्म पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया समिट। मतलब ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें कि सभी कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं आपके ईस्ट एशिया समिट के। तो आप देख सकते हैं ABCD ऑप्शन है आपके सामने। करेक्ट आंसर आप मुझे बताएं, चूज द करेक्ट ईस्ट एशिया समिट के लिए। ना द आंसर फॉर दिस विल बी सी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम एंड रशिया। तो लेट मी टेल यू वंस द मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट। मैं आपको एक बार मेंबर बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, थाईलैंड, यूएस एंड वियतनाम। तो जैसे आप जब पहला ऑप्शन इसमें कनाडा लिखा है तो कनाडा आपका नहीं है, ठीक है ना। जब सेकंड वाला आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मंगोलिया लिखा हुआ है, मंगोलिया नहीं है। थर्ड वाले में सारी कंट्रीज़ हैं एंड फोर्थ वाले में श्रीलंका नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू विल डिटरमाइन इट। तो तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th day of August 1947। ठीक है, यानी कि सारे रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, ऑल द रिलीजियस प्लेसेस आर कवर्ड अंडर इट, एंड जो कि उनका स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था। दूसरा लिखा है, द एक्ट अप्लाइज टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज़ एन एंशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कवर्ड बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट 1958। अब आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो इफ़ यू सी इट वेरी क्लोजली, द फर्स्ट ऑप्शन इज़ वेरी ट्रिकी। अगर वहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया तो वो दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकल जाएगा, अगर आप इसको पढ़ें, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर कवर्ड अंडर इट, ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर कवर्ड अंडर इट। लेकिन क्या यहाँ पे राम जन्मभूमि का केस कवर्ड है? नहीं कवर्ड है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे यूपीएससी भी जो आपको क्वेश्चन देता है ना, वो इसी तरीके से करता है। तो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हेन यू आंसर सच क्वेश्चंस। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसमें लिख दिया है कि ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर करेक्ट अंडर आर कंसिडर्ड अंडर इट। दूसरा देखो लिखा हुआ है कि एक्ट अप्लाइज टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज़ एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कवर्ड बाय द ये, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, तो दैट इज अ थिंग विच इज़ रॉन्ग। तो एक्चुअली में राम जन्मभूमि जो हमने बात की, उसके अलावा जो एग्जेम्प्टेड हैं उनमें आता है कि एनी मॉन्यूमेंट कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन साइट एक्ट, तो इट डज नॉट अप्लाइज, रादर इट एग्जेम्प्ट्स। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इसलिए रॉन्ग था। तो ये 3 सवाल हो गए। आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। वॉर कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग, G20 समिट हो रहा है, आप सबको होता है बाली में। उसका जॉइंट डिक्लेरेशन रिलीज़ किया गया है। उसके जॉइंट डिक्लेरेशन में पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कहा गया है कि जो वॉर है इट इज़ कॉजिंग इमेंस
ह्यूमन सफरिंग। ऑब्वियसली बात है, जॉइंट डिक्लेरेशन है, मतलब इंडिया का भी उसमें योगदान रहा होगा। हालांकि हो सकता है वॉर को उसने एग्जैक्टली ना मतलब रशिया को ना एग्जैक्टली ठहराया हो जिम्मेदार, लेकिन हाँ वॉर के बारे में तो लिख ही सकते हैं कि भैया वॉर के कारण बहुत परेशानी हो रही है। तो वॉर इज कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग, नॉट ओनली ह्यूमन सफरिंग, इट इज कॉजिंग द एग्जासर्बेटिंग एग्जिस्टिंग फ्रेजाइलिटीज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। जो कहा गया है एक्चुअली वो ये कहा गया है कि इट इज कॉजिंग द फ्रेजाइलिटीज़ ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो पहला तो ह्यूमन सफरिंग भी है, दूसरा इट इज़ मेकिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी मच मोर फ्रेजाइल, वर्ल्ड की इकोनॉमी को और ज़्यादा फ्रेजाइल कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो उन्होंने उठाया है कि इट इज़ नॉट ओनली लिमिटिंग ग्रोथ, इट इज़ लिमिटिंग द ग्लोबल ग्रोथ। फोर्थ इन्होंने बताया कि इट इज़ थ्रेटनिंग द एनर्जी सिक्योरिटी। फिफ्थ इन्होंने बताया कि इट इज़ थ्रेटनिंग द फूड सिक्योरिटी। एंड सिक्स्थ इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क्स हैं। तो यू कैन राइट इट डाउन। जो वॉर हुआ है यूक्रेन रशिया का, उसके अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं उसके पॉइंट्स को, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग ऑब्वियसली बात है। सेकंड इज एक्साजर्बेटिंग फ्रेजाइलिटीज इन द इकोनॉमी, मेकिंग द ग्लोबल इकोनॉमी मच मोर फ्रेजाइल। सेकंड पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमी विल बी मच मोर फ्रेजाइल। तीसरा है ये रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ। फोर्थ है एनर्जी सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। फिफ्थ है फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है। एंड सिक्स्थ है बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी के रिस्क बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है, सॉरी पहली न्यूज़ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बाली में हो रहा, तो लेट मी शो यू द मैप एज वेल। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो बाली फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया ना, बाली किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। तो दिस इज़ योर इंडोनेशिया वाला मैप। इंडोनेशिया में ये आपका जावा वाला पोर्शन है ना। देन आपके पास यहाँ पे बाली स्ट्रेट आता है, यहाँ पे आप इसको बाली सी बोलते हैं, इंडियन ओशन में ही चलता है, ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको बाली मिल जाएगा, बाली इंडोनेशिया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच। तो इसका लॉम्बॉक जो है ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। दैट इज इंडोनेशिया तीन पार्ट में आपको दिख रहा होगा, एक तो जावा वाला पोर्शन है, देन बाली वाला पोर्शन इधर, एंड देन यहाँ पे लॉम्बॉक, ये पूरा इंडोनेशिया ही चलता है, ठीक है। और बाली के ऊपर यहाँ पे आपको बाली सी दिखेगा, यहाँ बाली स्ट्रेट दिखेगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बडूना स्ट्रेट दिखेगा, दिस इज बडूना स्ट्रेट एंड दिस इज लॉम्बॉक स्ट्रेट, ठीक है ना, बडूना स्ट्रेट। और यहाँ पे आपको पेनीडा आइलैंड भी दिख रहा है पेनीडा आइलैंड, पेनीडा आइलैंड। तो ये सब आपको अगर पूछे कि कहाँ पर है, किस रीजन में है, किस ओशियन में है, तो इंडियन ओशियन तो यहाँ पे दिख ही रहा है ना। और यहाँ पे आपको बाली वाले पोर्शन में देन पासार भी दिख रहा होगा, तो देन पासार भी याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ओनली। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट है, आई होप यू विल रिमेंबर इट। अब सेकेंड जो न्यूज़ है वो है COP27 में इंडिया और 3 अदर कंट्रीज़ ने अपोज किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स को। एक्चुअली हुआ क्या कि COP27 आपका शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रहा है, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है एक पॉलिसी, एक यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया पॉलिसी जिसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टू टैक्स द प्रोडक्ट्स सच एज सीमेंट एंड स्टील। नाम क्या रखा उन्होंने? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। और ये क्यों बनाया गया है? टू टैक्स द प्रोडक्ट सच एज सीमेंट, स्टील, इन सबको टैक्स किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि सीमेंट स्टील बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन किया जाता है, ठीक है ना। और ये उन्होंने कहा कि 2026 से आप इसको ये टैक्सेशन लगाओ सीमेंट स्टील के ऊपर। लेकिन जो बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, बेसिक मतलब कि ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, बेसिक कंट्रीज कौन सी हैं? ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना। दीज आर द इकोनॉमीज, लार्ज इकोनॉमीज विच आर सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट अपॉन कोल। ये सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है कोल में फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ऑल। तो इन्होंने कंसर्न वॉइस किया है और ये कहा है कि बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज अपने हिस्से का डेवलपमेंट करके नाउ दे आर फोर्सिंग देयर विम्स एंड फैंसीज ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास राइट टू यूज़ है फॉसिल फ्यूल्स, और ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन ईयर्स, ये ट्रांजिशन ईयर एक्चुअली क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा ट्रांजिशन ईयर है, ऐसे में हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ तो करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप हमको मना कर सकते हो। तो बेसिकली दैट दिस इज़ देयर स्टेटमेंट, है ना। एंड दे आर कंसर्निंग, यही इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज तरीके से हमको फोर्स नहीं कर सकते। तो नाम याद रखिएगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। किसका सजेशन है? ये यूरोपियन यूनियन का सजेशन है। होल्ड लेक्चर्स ऑन खाप पंचायत, यूजीसी टू यूनिवर्सिटीज़। तो यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को अर्ज किया कि खाप पंचायत को और उनका जो ट्रेडिशन है उसके बारे में आप पढ़ाइए, है ना। किसको पढ़ाइए? बच्चों को पढ़ाइए। एंड इट इज़ स्पेशली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे आने वाला है उसमें आप स्पेशली पढ़ाइए। तो 26 नवंबर आप सबको पता होगा, द डे ऑफ 26 नवंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उस दिन खाप पंचायत के बारे में पढ़ाने के बारे में बोला जा रहा है। खाप पंचायत की अगर मैं आपको बात बताऊँ
तो खाप पंचायत आपको पता होगा कि स्पेशली जो जाट कम्युनिटी है, वहाँ पे जहाँ जाट डोमिनेंट कास्ट है, मतलब हरियाणा में इस रीजन में बहुत ज़्यादा आपने खाप पंचायत का नाम सुना होगा। और दे आर बेसिकली इम्पोजिंग द और कास्ट ऑर्थोडॉक्सी, है ना, कास्ट ऑर्थोडॉक्सी बहुत सारे जजमेंट्स भी ये पास करते रहते हैं। तो दे एक्ट एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज, डेफिनेटली दे एक्ट एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज, बट याद रखिएगा दे हैव नो लीगल बेसिस, दे हैव नो लीगल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या है वो, दे हैव नो लीगल बेसिस। लीगल बेसिस मतलब कि ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ना ही कोई स्टैट्यूट इनको पावर प्रोवाइड करता है टू एक्ट लाइक दैट। तो दे हैव नो लीगल बेसिस, एंड अगर ये किसी मैरिज के बीच में इंटरफेयर करते हैं तो वो इलीगल घोषित किया गया है, मतलब इट इज़ इलीगल फॉर देम टू इंटरफेयर बिटवीन एनी मैरिजेस एंड ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही ये जजमेंट दिया था कि खाप पंचायत कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैरिजेस एंड ऑल, है ना, जो मैरिज है इन सब में खाप पंचायत नहीं इंटरफेयर कर सकती हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था, ठीक है। दीपक मिश्रा की ही रूलिंग थी जिसमें उन्होंने कहा था, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा की रूलिंग थी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। इंडिया हैज़ शोन हाउ टू डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का किस तरीके से बेहतर उपयोग किया गया है उसके बारे में बताया, जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत के बारे में सबसे पहले बताया कि इट प्रोवाइड सेफ्टी नेट फॉर नियरली 200 मिलियंस 20 करोड़ फैमिलीज एंड अबाउट 600 मिलियन 60 करोड़ पीपल, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन्होंने आयुष्मान भारत की बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स सेफ्टी नेट फॉर नियरली 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ फैमिलीज एंड नियरली 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ पीपल, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जिस तरह से आयुष्मान भारत है पूरी तरीके से एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम है, टेक प्लेटफॉर्म बेस्ड है। इसके अलावा कोविड-19 के समय जब वैक्सीन चल रही थी तो इंडिया ने किस तरीके से एक पूरा पोर्टल बनाया था, इसको कोविन पोर्टल बोलते हैं, है ना। वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट सच पोर्टल था ये। इसके अलावा इंडिया जो देखो, अगर आप देखो तो स्वामित्व स्कीम आपको पता होगा, स्वामित्व स्कीम के थ्रू ये पॉवर्टी से भी लड़ रही है। कैसे लड़ रही है कि स्वामित्व के थ्रू ये ड्रोन्स का यूज़ करके मैप कर रहे हैं लैंड इन द रूरल एरिया, दे आर मैपिंग द लैंड इन द रूरल एरियाज यूजिंग ड्रोन्स, है ना। और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू कर रहे हैं लोगों के लिए, दे आर इशूइंग द प्रॉपर्टी कार्ड टू द पीपल, एंड दिस इज हाउ दिस स्वामित्व स्कीम इज वर्किंग, है ना। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम के कारण लैंड डिस्प्यूट्स भी कम होंगे, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प द पुअर टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेडिट्स, है ना। इट विल ऑल्सो हेल्प द पुअर टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड क्रेडिट्स, एंड टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया है स्मॉल बिजनेसेस को फाइंडिंग बिग कस्टमर्स। तो टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड स्मॉल बिजनेसेस फाइंडिंग बिग कस्टमर्स, एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ रिड्यूस्ड स्कोप फॉर करप्शन एज वेल। तो ऑब्वियसली ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कारण कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आती है तो करप्शन ऑब्वियसली बात है कम होगा, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। तो स्वामित्व स्कीम आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है उसके ऊपर भी आपको एक अच्छा राइट अप मिल गया होगा। द अनसीटिंग ऑफ वाइस चांसलर्स इज फॉल्टी। अब आपको पता होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दिए हैं जिसमें उन्होंने वाइस चांसलर्स को रिमूव करने की बात की है। पहला केस है गंभीरदान के गढ़वी, है ना, गंभीरदान के गढ़वी वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात, एंड दूसरा केस है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात, सॉरी दूसरा केस है आपका द सेकंड केस इज अनदर केस जो कि है एक और केस है, रुको लेट मी टेल यू दैट। दूसरा केस ये लिखा हुआ है, इन द सेकंड केस फ्रॉम केरला प्रोफेसर डॉक्टर श्रीजीत पीएस वर्सेस डॉक्टर राजश्री एमएस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है प्रोफेसर श्रीजीत पीएस वर्सेस डॉक्टर राजश्री एमएस, ठीक है ना। तो पहले केस में उन्होंने ये कहा है कि जो वाइस चांसलर है, जो इनकम्बेंट वाइस चांसलर है, उसका अपॉइंटमेंट क्वैश किया गया था ऑन द ग्राउंड दैट जो सर्च कमेटी है इट डिड नॉट फॉर्म अ पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। तो पहले केस में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को इसलिए रिमूव किया गया क्योंकि उसने कहा कि जो पैनल है वो सॉरी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है, इट डिड नॉट फॉर्म अ पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर एंड देयरफॉर इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 2018। उन्होंने कहा कि चूंकि पैनल नहीं बनाया गया था, सर्च कमेटी डिड नॉट फॉर्म दिस पैनल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी, देयरफॉर इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी रेगुलेशन ऑफ 2018। यूजीसी रेगुलेशन ने कहा कि जो सर्च कमेटी है वो एक पैनल बनाएगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी एंड ऑल, ठीक है ना। तो इस कारण से उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि जो हालांकि वहाँ जो प्रोसेस फॉलो हुई है वो स्टेट लॉज के थ्रू हुई है, लेकिन चूंकि वो यूजीसी रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए वहाँ पे जो कोर्ट है फैसला ये दिया कि ये
अपॉइंटमेंट जो किया गया है स्टेट लॉ के अंतर्गत ये वॉइड रहेगा, मतलब वॉइड, आप समझ रहे हैं ना आप, मतलब अपॉइंटमेंट किसके अंदर किया गया है, स्टेट लॉज के अंदर किया गया है, बट स्टेट लॉज किसको फॉलो नहीं करते हैं, यूजीसी रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये पहला केस समझना, दिस वॉज द क्लियर पिक्चर। दूसरा केस जो है उसमें ये उन्होंने कहा कि एक वाइस चांसलर जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में लाए गए, उसके लिए उन्होंने ये कहा कि ये जो अपॉइंटमेंट है इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो सर्च कमेटी थी उसने केवल एक ही नाम सजेस्ट किया था, जबकि यूजीसी रेगुलेशन कहता है कम से कम 3 से लेकर के 5 नाम सजेस्ट करने हैं, ठीक है ना। अब दूसरा केस ये आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन क्या कह रहा है, कम से कम आपको 3 से लेकर के 5 नाम सजेस्ट करने हैं, लेकिन केवल एक ही नाम सजेस्ट किया गया। अब यहाँ पे भी जो प्रोसेस है वो स्टेट लॉज के थ्रू ही फॉलो की गई है ना, स्टेट लॉज के थ्रू फॉलो की गई है, लेकिन स्टेट लॉज किसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, यूजीसी रेगुलेशन को। तो जब ये कहा गया कि भाई यूजीसी रेगुलेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे कोर्ट ऐसा कहता है कि जो आर्टिकल 254 है, आर्टिकल 254 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखो तो ये कहता है कि अगर आप स्टेट लॉज इन कॉन्ट्रडिक्शन विद द सेंट्रल लॉज हैं तो दैट विल बी द स्टेट लॉज विल बी रिपग्नेंट एंड आपका जो सेंट्रल लॉ है वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये वाला लॉजिक दिया। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि ये जो कंक्लूजन है ये फॉल्टी कंक्लूजन है। क्यों फॉल्टी कंक्लूजन है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 254 की क्लोजर रीडिंग करो तो वहाँ पे ये लिखा है कि जो सब्सटैंटिव लॉज हैं सेंटर के सब्सटैंटिव लॉज जो हैं वो हमेशा सुपरसीड करेंगे स्टेट लॉज को, बट सेंटर के सब्सटैंटिव लॉज, ना कि सेंटर के जो सब्सटीट्यूट या सबऑर्डिनेट लॉज हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूजीसी एक्ट जो है दैट विल बी द सब्सटैंटिव लॉ, वो सब्सटैंटिव लॉ होगा क्योंकि वो डायरेक्टली पार्लियामेंट ने पास किया है। बट अगर मैं सिर्फ यूजीसी रेगुलेशन की बात करूं, यूजीसी रेगुलेशन जो है वो सब्सटैंटिव नहीं है। सब्सटैंटिव क्यों नहीं, क्योंकि वो सबऑर्डिनेटेड है और एक रेगुलेशन को पास करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यूजीसी रेगुलेशन इज नॉट द सब्सटैंटिव लॉ एंड यूजीसी एक्ट विल बी सब्सटैंटिव लॉ, जबकि यूजीसी एक्ट कहीं से कहीं तक वीसी के अपॉइंटमेंट की बात नहीं करता है, यूजीसी रेगुलेशन कर रहा है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन भी देखा गया है वो यूजीसी रेगुलेशन के साथ कॉन्ट्रडिक्शन देखा गया स्टेट लॉज का। तो आई थिंक दिस अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय द ऑथर कि आर्टिकल 254 तो सब्सटैंटिव लॉज को बोलता है कि अगर सब्सटैंटिव लॉज सेंटर ने बनाए हैं और सब्सटैंटिव लॉज आपके स्टेट ने बनाए हैं तो सेंटर का लॉ चलेगा, क्योंकि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो दोनों ही लॉ बना सकते हैं। जब दोनों ही लॉ बनाते हैं तो सेंटर का लॉ माना जाता है। लेकिन यूजीसी एक्ट लॉ बनाया गया ना पार्लियामेंट द्वारा, यूजीसी रेगुलेशन पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया। तो दिस इज द पॉइंट व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय द ऑथर, वेरी वैलिड पॉइंट व्हिच हैज बीन देयर। दूसरा देखो उन्होंने लिखा है सेम इसी पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी दो लेड इन पार्लियामेंट डू नॉट गो थ्रू द सेम प्रोसेस एज लॉ। हालांकि पार्लियामेंट उनको ले डाउन जरूर किया जाता है रेगुलेशंस को सबऑर्डिनेट अथॉरिटी वाले, लेकिन दे डू नॉट गो थ्रू द सेम प्रोसेस एज लॉ के जैसे उनकी प्रोसेस नहीं। दे डू नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। जैसा मैंने आपको बताया ना कि पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लगता है, तो दे डू नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव एन इंफीरियर स्टेटस एज कंपेयर टू द एक्ट। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनका स्टेटस इंफीरियर होता है व्हेन वी कंपेयर इट विद द एक्ट। तो आप एक्ट में अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो हाँ वो आप बोलते हैं कि सेंटर की लागू होगी, लेकिन जो चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन में है वो स्टेट के लॉज, स्टेट के एक्ट से तो नीचे होनी चाहिए, तो स्टेट के लॉज माने जाने चाहिए थे, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने ऑथर ने ये भी कहा है कि भाई अगर आप यूजीसी रेगुलेशंस के नीचे भी स्टेट लॉज को रख दोगे तो ये तो एक तरीके से फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं उनके अगेंस्ट चला जाएगा। दिस विल बी अगेंस्ट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फेडरलिज्म भी तो स्टेट्स को पावर देता है, स्टेट्स की पावर है कहाँ फिर, है ना, वेयर डज द पावर ऑफ स्टेट्स कम। तो ये सारे पॉइंट्स ऑथर ने यहाँ पे उठाया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा जो है आर्टिकल वो है क्वेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन एफटीए निगोशिएशंस। अब आपको पता होगा कि अभी एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि जो टैरिफ्स हैं ये सब ना लगें एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री जब ट्रेड कर रही हो तो, ठीक है ना। अब इंडिया जो है वो हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है $2 ट्रिलियन का बाय 2030। हमारा एक्सपोर्ट टारगेट कितना है, $2 ट्रिलियन बाय 2030। अब ऐसे में हमको बहुत सारे एफटीएस की ज़रूरत होगी। आपको पता है कि हम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, कनाडा, यूके, इजराइल, इन सब के साथ भी हम मतलब
वी आर निगोशिएटिंग द FTAs विद दीज कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, UK, इसराइल, इन सबके साथ हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब FTA में क्या होता है, बहुत सारे टैरिफ रिडक्शन और ये टैरिफ वेवर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं ताकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर है, आपका ट्रेड है, ये सब आपके अच्छे हो जाएं, ठीक है ना। तो FTA के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा जो डिजिटल इशूज़ हैं, डेटा लोकलाइजेशन के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इशूज़ हैं, ये सब भी डिस्कस किए जाते हैं। अब ऑथर ने कहा कि देखो FTA अगर निगोशिएशन, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इस ऐसा इन चीज़ों के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी हमेशा होनी चाहिए। इंडिया में अगर अपन देखें तो इंडिया के जो FTA निगोशिएशंस है वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एंड व्हेन वी कंपेयर इट विद द प्रोसेस इन UK, फॉर एग्जांपल UK में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड UK का, वो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लेता है जो अभी भी इंडिया में नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, है ना। तो जैसे कि वहाँ पे एक पॉलिसी पेपर निकाला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, इट पब्लिशेज अ पॉलिसी पेपर जहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज, सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीज़ें उस FTA से रिलेटेड प्रिंट किए जाते हैं। भारत में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जाता है पब्लिकली। वहाँ पे पॉलिसी पेपर निकाला जाता है जो कि सारी चीज़ें डिस्कस करता है UK में। इंडिया में ऐसा कोई भी पेपर प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा है जो हमारे यहाँ बॉडी है वो कौन सी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, वो नोडल बॉडी है, डील करती है FTA के साथ। वो अपनी वेबसाइट पे बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है FTA निगोशिएशंस के बारे में, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा अगर देखो तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया जाता है। जो पॉलिसी पेपर निकलता है UK में DFIT का, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री हमारे यहाँ भी स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन लेती है, लेकिन ये सब बिहाइंड द डोर होता है और बहुत ज़्यादा ये ओपेक रहता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है जैसा कि UK में रहता है। देन इसके अलावा अगर आप देखें तो UK में स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर साइनिंग FTA आर स्क्रूटनाइज्ड बाय द UK पार्लियामेंट। तीसरा वहां पे पॉइंट इन्होंने ऑथर ने बताया कि UK की पार्लियामेंट जो है वो स्क्रूटनाइज करती है, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं सबको स्क्रूटनाइज करती है। इंडिया में पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी बिल्कुल नहीं, FTAs की पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी नहीं की जाती, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑफ FTAs इन इंडिया, नो मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी इन इंडिया। तो दैट इज अ थिंग विच हैज बीन रेज्ड वेरी वैलिडली बाय द ऑथर, बहुत वैलिड ऑथर ने पॉइंट उठाया है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे इंडिया में एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा पावर है FTA के लेकर के रेटिफाई करने के लिए, और UK में ऐसा नहीं है। UK में FTA ट्रीटी साइन होने से पहले ये सब पार्लियामेंट जो है उसको एक्सरसाइज करती है, अपनी पावर को, उसको रेटिफाई करती है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट इन द लास्ट 7+ डिकेड हैज़ नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर ऑन FTAs एंड ऑल, है ना। FTAs में बिल्कुल हमारे पार्लियामेंट कोई पावर यूज़ नहीं करती और पूरा का पूरा पावर एग्जीक्यूटिव के पास दे रखा है। तो ये जो इशूज़ हैं ये उसको ओपेक बनाते हैं, और ऑथर ने कहा है कि FTA जैसी प्रोसेस बहुत ज़्यादा आपकी वो होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट एंड नॉट ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल तो हम इतना नहीं डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हमने काफ़ी क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर 3-4 दिन से बात कर रखी है कि भैया $100 बिलियन दो, फिर अभी जो न्यू क्लाइमेट मैकेनिज्म आया इकोनॉमिक, उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर देने की बात चल रही है। अब यहाँ पे आवर वर्ल्ड इन data.org जो है वो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के डेटा को पॉइंट आउट करता है। उसने ये पॉइंट आउट किया है कि 1751, मतलब कि जब आप मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आप मानते हो कि शुरुआत हुई 1751 के बाद, और 2017 तक 47% जो कार्बन एमिशंस हैं वो US एंड EU के 28 कंट्रीज अलोन से आया है। 47% कार्बन एमिशन 1751 से 2017 के बीच का USA और यूरोपियन यूनियन के 28 कंट्रीज़ के बीच में से आया है। मतलब पहले तो ब्रिटेन भी था ना, अब 27 भले हो, लेकिन वो तो 28 था पहले। इंडिया जो है टॉप 7 एमिटर्स में है, लेकिन फिर भी इसका एमिशन कम है। इंडिया हालांकि टॉप 7 एमिटर्स में होगा, लेकिन फिर भी इसका एमिशन कम है। दैट इज़ अगेन अ थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। US सबसे ज़्यादा है ना, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें क्या 13 रशियन फेडरेशन की कंट्रीज़ ले लो, चाइना ले लो आप, रशियन फेडरेशन के बाद चाइना हो जाएगा। इंडिया अभी भी वर्ल्ड एवरेज ऑफ 2.4 से कम है, इंडिया अभी भी वर्ल्ड के एवरेज एमिशन से कम है, ठीक है ना, अपने साइज़ अपने पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पर कैपिटा तो हमारा बहुत कम है, पर कैपिटा तो देखोगे तो वन ऑफ द लोएस्ट इंडिया का आता है। तो ये सारी चीज़ अगर हम समझें तो इंडिया अभी भी ज़्यादा नहीं करा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़, चाइना, रशिया और US इन्होंने तो बहुत ज़्यादा किया है,
ठीक है। स्वेज कैनाल याद रखिएगा आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में, जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, ठीक है ना। स्वेज कैनाल किसको कनेक्ट करता है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे इजिप्ट में है, जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। और ये शुरुआत हुई थी इसकी 17 नवंबर 1869 को। 1869 में ये शुरू किया गया था, 17 नवंबर। तो यू रिमेंबर दिस फैक्ट, आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट, याद रखिएगा इसको। इंडिया डिप्लॉयज न्यू डॉक्स अपग्रेड स्पीड बोट्स फॉर पेंगोंग सो पेट्रोलिंग। तो पेंगोंग लेक आपको पता है, लेक इज़ अ ग्लेशियल मेल्ट, ये ग्लेशियल मेल्ट लेक है और इट हैज़ माउंटेन स्पर्स ऑफ चांग चेनमो रेंज, है ना। याद रखिएगा चांग चेनमो रेंज है वहाँ पे, विच इज़ जुटिंग डाउन, मतलब इस तरीके से वो जो डाउन करते हैं यहाँ पे लेक के नीचे वाले पार्ट में, इसको हम फिंगर्स बोलते हैं। याद रखिएगा चांग चेंगमो लेक, चेनमो लेक, ये इट जट डाउन देयर एंड इसको हम फिंगर्स रीजन बोलते हैं। और दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है उसने हमेशा फिंगर 4 तक का रीजन होल्ड किया है, हालांकि क्लेम वो फिंगर 8 तक करता है ना, विच इज़ वेयर द इंडियन परसेप्शन ऑफ द LAC लाइज। तो फिंगर 8 तक हम सोचते हैं, लेकिन हम फिंगर 4 तक ही होल्ड करते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर इट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे तो ऐसी कोई नहीं है। लूला ऑफर्स टू होस्ट 2025 UN क्लाइमेट टॉक्स इन ब्राज़ील्स अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अब लुइस लूला डा सिल्वा आपको पता है ब्राज़ील के ये हेड हैं। इन्होंने अभी ये बोला है कि आप COP30 जो होने वाला है वो ब्राज़ील के अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आप होल्ड करिए, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है ब्राज़ील का काफ़ी बड़ा रोल भी रहा है। रियो डे जेनीरो समिट जो 1992 की, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जहाँ पर कि UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, वही साइन किया गया था। UNFCCC साइन किया गया था, है ना। तो COP की जो फाउंडेशनल मीटिंग्स हैं, है ना, तो रियो डी जेनेरो का काफ़ी बड़ा रोल है उसके बारे में, उसका उन्होंने करते हुए कहा कि भाई आप you just come here in the Amazon forest for the next meeting, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो नहीं, कतर में वर्ल्ड कप है, उसके लिए तैयारी जोर शोर से चालू है। लेट्स सी आप कौन सी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में कि कौन सी कंट्री को आप सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। इंडिया को तो 2020 वर्ल्ड कप में क्या नहीं कर पाया, 2023 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया को ही अपन सपोर्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेरी तरफ से तो आई थिंक आई विल गो विद अर्जेंटीना। आप किसको करते हैं, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।